चल गया। तो ये बंद था क्या ये? तो हाँ क्या? तो मैंने सेल चेंज किया, मैंने सोचा लग रहा है कुछ सेल सेल को लेके इशू हो गया हो। नहीं नहीं, वो नहीं, नॉइज़ बहुत आती है उसमें यार। वर्ड होता है ना, बहुत नॉइज़ आती है, तो थोड़ा सा कम रहता है। चलिए, थैंक यू। यार मैं कहाँ दिख रहा हूँ? हेलो। हेलो। फिर करना। हेलो। वो लग रहा है हमको हैंग कर गया वो OBS। हाँ। वो तो दिख रहा है, मैं ही नहीं दिख रहा हूँ। वो देखो, वहीं का वहीं स्क्रीन पे डटा हुआ है, दिख रहा है। हेलो। आ, आज फिर से कुछ टेक्निकल इशू आ गया था दोस्तों, इसलिए फिर से क्षमा क्षमा चाहूँगा। कल जो हम क्लास लेने वाले थे, एक्चुअली वो नेटवर्क एरर की वजह से कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे। तो वही क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा ये हमारा 13वां सेकेंड डे। तो दोस्तों, ये हमारा 13वां लेक्चर होगा। ठीक है, 13वां लेक्चर होगा और उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। और ख़ास बात ये है कि जो आज का लेक्चर होगा वो हम जो आज का लेक्चर होगा, बात करेंगे हम आज जो दक्षिण भारत के साम्राज्य थे, फिर राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात करेंगे। और उसके बाद चोला डायनेस्टी की बात करेंगे, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी रही है भारत की। और बहुत का जो एरिया था वो इंटरनेशनल, अगर कह सकते हैं, अगर इसको देखा जाए, चोला इंडस्ट्री का चोला डायनेस्टी का जो एरिया था पूरी तरीके से इंटरनेशनल एरिया भी कहा जा सकता है उसको। और इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे साम्राज्य हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पल्लव साम्राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी इसमें होगी। दोस्तों, ये लेक्चर भी, जैसा कि मैं पहले जितने भी लेक्चर ले चुका हूँ उसमें साफ 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 तौर पे मैंने बताया है कि ये LTTC PGT GIC लेक्चर वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इनफैक्ट ये नेट
और जेआरएफ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप दे रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल काफ़ी रहेगा। और अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ये सेट नंबर 13 है, इतिहास से रिलेटेड क्लास लेता हूँ। और हमारे संस्थान का नाम एलवन क्लासेस है। अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, ठीक। मतलब किसी भी मोड से अगर आप ट्राई करना चाहें, आप हम लोग आपकी रीच हम लोगों तक हो सकती है। और जितनी जल्दी हो सके अगर आप लोग हम तो पहुँचेंगे उतनी तेज़ी से बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएंगी। और सिलेबस क्या, उसको बाद में रिपीट भी करवाता चला जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बहुत सिलेबस तो काफ़ी लंबा है, लेकिन वो बाद में रिकवर हो जाएगा। यार तो दोस्तों, आप चाहें तो हमसे इस नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। मैंने बताया कि पिछले जब भी लेक्चर में बताता हूँ कि 99 रुपये में आप हमसे जुड़ सकते हैं, और बहुत रिजनेबल प्राइस है, और बहुत इजली आप पे भी कर सकते हैं। बहुत मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा के लिए कह सकते हैं कि बहुत जो फाइनेंशियल बर्डन है वो आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत रिजनेबल प्राइजेस हैं। आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन है जो चाह सकते हैं वो मिल सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस पर जा सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो इंट्रो तो यहीं ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म करते हैं। तो आज का हम पहला लेक्चर का पहला जो क्लास है, ओ सॉरी, पहला जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं दोस्तों। पहला ही है, ठीक है। सर बड़ा ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, राष्ट्र पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, सामने आपके पास आंसर है, कृष्ण प्रथम थे, दंतदुर्ग थे, गोविंद तृतीय थे, और इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साम्राज्य था, और इसने जो उत्तर भारत के जो राज्य थे, उत्तर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट राज्य थे, जिसमें पाल राजवंश था, और उसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश था, उनसे इन्होंने संघर्ष किया था। तो हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रकूट, पाल वंश, और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में से जान पक्षीय संघर्ष के को जाना जाता है, इनके जो संघर्ष आपस में हुए थे। और इनका जो बेनिफिट क्या है, इनका जो लॉस था सबसे बड़ा यह था कि त्रिपक्षीय संघर्ष होने की वजह से कोई भी एक जो सत्ता थी बहुत लंबे समय तक नहीं स्थापित हो पाई, ना ही एक छत्र राज्य स्थापित कर पाई। यानी एक दूसरे की शक्तियों का विनाश करने में ही इन लोगों ने अपनी शक्तियों का भी विनाश कर लिया। चलिए, तो राष्ट्रकूट संस्थापक कौन था दोस्तों? इसका जवाब दंतिदुर्ग होगा, ए। ठीक है, दंतिदुर्ग इसका जवाब है, दंतिदुर्ग ये है। और इसके अलावा इन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके अपने नए साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको हम लोग राष्ट्रकूट वंश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस इन्होंने एक उज्जैन में एक महायज्ञ कराया था, उस महायज्ञ यज्ञ में प्रतिहार शासक से अपने द्वारपाल का काम कराया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे कराया था? उज्जैन में। कौन था? प्रतिहार शासक। हालांकि इसमें उस शासक का नाम क्या था, इसमें बहुत से असमंजस है, इसलिए उसमें मतलब कई कई राइटर्स के अलग अलग उसमें डेफिने अलग अलग उन्होंने अपने नाम दिए गए हैं, लेकिन बहुत मतलब क्लियरली एविडेंस नहीं मिलता है, तो उसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। दूसरे पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर में द्रविड़ शैली का स्थापत्य है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में दो मंदिरों का शिखर खजुराहो के मंदिर की बिल्कुल समान है। तो दोस्तों, ये दोनों ही जो तथ्य हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक। माउंट आबू में और एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर, जैसा कि एलोरा स्थित कैलाश मंदिर आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और इसके अलावा माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि आदिनाथ से जुड़ा हुआ है, जिनको हम लोग ऋषभनाथ भी बोलते हैं, ये इन्होंने चालुक्य शासक के एक सामंत थे विमल शाह, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। दोनों ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं 30 पे। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण हेतु शैलेंद्र शासक
कुमार विजयतुंग वर्मन के साथ सहयोग था। शैलेंद्र शासक, शैलेंद्र, जैसे शैलेंद्र पहले किसको बोला जाता है, जो इंडोनेशियाई जो द्वीप थे जैसे जावा, सुमित्रा वगैरह, उनको एक संयुक्त रूप से शैलेंद्र शैलेंद्र साम्राज्य बोला जाता था। और उस पर जो राजवंश शासन करता था वो सामने आपके मौजूद है। चलिए आंसर क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं। विजयालय हो गया, परांतक प्रथम हो गया, राजराज प्रथम हो गया, राजेंद्र प्रथम हो गया। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते। चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सभी चोलाज साम्राज्य के शासक हुए थे। जैसे विजयालय को प्रारंभिक शासक माना जाता है 9th सेंचुरी के आसपास, जब चोला डायनेस्टी दोबारा से उभर के आई थी, दोबारा उसका उद्भव हुआ था। हालांकि उससे पहले हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे संगम काल के अंतर्गत कारिकल के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। इसका अर्थ होता है जले हुए पैर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। वो उस दौर में शासक हुए थे। चलिए अब आ जाते हैं ये चोला शासक जो दोबारा उनका उद्भव हुआ था। काफ़ी वर्षों तक इनका, काफ़ी वर्षों तक इनफैक्ट काफ़ी सदियों तक इनका अ, जो साम्राज्य था या फिर जो इनकी जो आइडेंटिटी थी वो गायब रही थी। फिर नाइनटीन सेंचुरी के आसपास, 9th सेंचुरी के आसपास ये दोबारा से उभर के आए थे, जिसमें विजयालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने चोल शासक ने नागपट्टनम बौद्ध विहार के निर्माण में दान दिया था। ठीक, फोर्थ बोलते हैं हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन है। सामने नासिक है, पीतलखोरा है, अजंता है, एलोरा है। जैसे कि अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, खासतौर से महायान शाखा से संबंधित है। इसके अलावा पीतलखोरा भी संबंधित है। पीतलखोरा भी एक एक तरीके से कह सकते हैं कि बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा एलोरा जो गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से ही संबंधित है। इसका आंसर होगा दोस्तों फोर्थ। चलिए अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन बार 2 व्यापारिक मंडल भेजे थे। दोस्तों चीन में जो व्यापारिक मंडल भेजे गए थे वो राजराज प्रथम ने भी भेजे थे, राजेंद्र प्रथम ने भी भेजे थे, कुलोत्तुंग द्वितीय ने भी कुलोत्तुंग ने भी भेजे थे, कुलोत्तुंग द्वितीय ने भी भेजे थे। तो काफ़ी जो चोल शासक थे उन्होंने चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई बार दूत मंडल भेजे। लेकिन जब यहाँ पे बात होगी 2 बार, तो विजयालय, कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ने चीन में अपने 2 बार दूत मंडल भेजे थे, यानी कि व्यापारिक मंडल भेजे थे व्यापार को इंक्रीज करने के लिए। ये व्यापारिक जो व्यापारिक उनके संबंध थे उनको मजबूत करने के लिए और उनको इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम नजर आता है। प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम आता है। अवरोही का मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। ठीक है, ऑप्शन है मंडलम हो गया, वलनाडु हो गया, कुर्रम हो गया, दूसरा है मंडलम कुट्टम नाडु हो गया, और तीसरा है सॉरी कुर्रम और नाडु कुट्टम, और फोर्थ है नाडु कुर्रम और तनियूर। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इनका जो सीक्वेंस था, सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो प्रांत होता था उसको मंडलम बोलते थे। मंडलम के बाद में उसको डिवाइड किया जाता था कुर्रम में, उसको डिवाइड किया जाता था कुर्रम में, जिसको वलनाडु भी बोला जाता है। वलनाडु को डिवाइड किया जाता है नाडु में। ठीक है, नाडु को डिवाइड किया जाता था उर के बाद फिर ग्राम आती थी। और जो सबसे बड़ा जो एक संगठित ग्राम हुआ करते थे, यानी कि जो बहुत बहुत बड़े ग्राम होते थे या ग्रामों का संघ हुआ जाता था, उसको कहीं तनियूर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नज़र आता है आपको, मंडलम कुट्टम नाडु, ओ सॉरी मंडलम कुट्टम नाडु, मंडलम वलनाडु कुट्टम। हाँ, कुट्टम को वलनाडु बोलते थे। ठीक है, ध्यान है, इसमें कुर्रम मैंने बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कुट्टम को वलनाडु बोलते थे। कुट्टम एक तरीके की कमिश्नरी होती थी। उस समय क्या होता था, कमिश्नरी, जैसे आज के दौर में हम लोग देखते हैं जैसे इलाहाबाद एक कमिश्नरी है, गाजियाबाद एक कमिश्नरी है। ठीक है, उस तरीके की कमिश्नरी हुआ करती थी। और मंडल एक प्रांत होता था, फिर उस कुट्टम को हम लोग वलनाडु भी बोलते हैं, फिर वह कुर्रम होता था, कुर्रम के बाद नाडु आ जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसोल्लास अथवा अभिलाषिता चिंतामणि नामक संग्रह, जिसमें संगीत व नृत्य का एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताइए। कालिदास हो गया, शूद्रक हो गया, सोमेश्वर हो गया, भवभूति हो गया। कालिदास, शूद्रक, सोमेश्वर, भवभूति। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो सोमेश्वर द्वारा कालिदास द्वारा मालविका नक्षत्रम लिखा गया, ऋतु
ऋतु संहार लिखा गया, और इसके अलावा उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी, ठीक है, रघुवंशम लिखी, और ये गुप्तकालीन थे। इसके अलावा शुद्रक जो थे उन्होंने मृषिकटकम नामक एक फेमस जो लिखा, भभूति ने मालती माधव लिखा है, ठीक है। और आखिर में क्या बच जाता, सोमेश्वर। सोमेश्वर कौन थे ये, ठीक। सोमेश्वर मानवोल्लास तथा अभिलाषिता सिद्धार्थ चिंतामणि नामक संग्रह इन्होंने स्थापित किया था। ये दोनों एक ही नाम है, कहीं एक आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, और सोमेश्वर, ये सोमेश्वर कौन से थे, सोमेश्वर थर्ड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोमेश्वर जो चालुक्य शासक थे, सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर सेकंड, सोमेश्वर थर्ड, ये सोमेश्वर थर्ड थे जिसको हम लोग जिन्होंने मानसोल्लास की रचना की थी। आ जाते हैं एट्थ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित दंतदुर्ग एक समय में चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के अधीन महासामंत थे। ये दोस्तों कथन बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाते हैं। चोल वंश से संबंधित विजयालय एक समय में मथुरा के पांड्य शासकों के सामंत थे। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। चोल वंश साम्राज्य था वो पल्लव वंशों के बाद बना था, और पल्लवों के ये सामंत थे, तो यहाँ पे पांड्य दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल कथन यहाँ पे गलत है, यानी कि इसका केवल एक सही होगा। नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ क्या कह रहा है? नाइन्थ आपके सामने महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्स्य विलास प्रहसन उल्लेख करता है शाक्तों और कपिलकों का, बौद्धों कपिलकों का, ब्राह्मणों व कपिलकों का, शैवों कपालिकों का। बताइए। ठीक है, जो लोग मुझे देख रहे हैं अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, और इनफैक्ट आपको काफ़ी वो उससे जो लाभ है वो भी आपको मिलेगा। अगर आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो ये बहुत हर्ष की बात होगी। क्या है, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्स्य विलास प्रहसन उल्लेख करता है। देखिए दोस्तों, ये जो महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्स्य विलास प्रहसन है, ये क्या करता है, बौद्धों और कपालिकों की जो विधि विधियां थी, उनके जो नियम थे, उसका ये उपहास उड़ाता है। उनका ये एक तरीके से मखौर टाइप का उड़ाता है, यानी कि उनको एक तरीके से नीचे के तबके में रखने की चेष्टा करता है। नाइन का बी। हाँ, नाइन का बी अभिनव, बिल्कुल ठीक है, नाइन का बी। और एक बात और है, महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे, ये क्या था, एक जो शैव मतालंबी थे, नायनार संत थे, नायनार संत थे जिनकी संख्या 63 है, वह मतालंबी थे। और उनके संपर्क में, और ये पहले जैनिस्ट थे, यानी कि जैन संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे महेंद्र वर्मन प्रथम। तो उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया, और उसके बाद इस ग्रंथ की रचना की। 10वां आ जाते हैं। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है, मतलब जो भागीरथी द्वारा गंगा का अवतरण किया गया था या उनके चेष्टा के द्वारा लाया गया था, वो कहाँ चित्रित है। 10 का डी कह रहे हैं, मामल्लपुरम। 10 का डी बिल्कुल ठीक है। मामल्लपुरम कहाँ है, मामल्लपुरम कहाँ, ठीक है, ये जिसको हम लोग मामल्ल शैली बोलते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा ये शैली प्रारंभ की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम थे जो पल्लव शासक थे, पल्लवों के सबसे महानतम शासकों में उनकी गिनती होती है। और चालुक्य शासक पुलिकेशिन तृतीय को इन्होंने ही पराजित किया था, ठीक है। उसको पराजित करने के बाद ही इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गंगा अवतरण का दृश्य। भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आमलक हो गया, कुंभ पंजर हो गया, उपपीठ हो गया, विमान हो गया। उपयुक्त में से कौन से राजराजेश्वर द्वारा निर्मित तंजावुर मंदिर के संगठक तत्व हैं। एक दो तीन चार। आमलक हो गया। आमलक दोस्तों क्या होता था, जो विमान होते थे, विमान के सबसे ऊपर वाला शिखर पे आपने लोगों देखा तंजावुर मंदिर को, जब आप देखेंगे, ये जिसको हम लोग बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, वो सबसे ऊपर एक बहुत विशाल एक पत्थर सा रखा हुआ है जिसको हम लोग आमलक बोलते हैं, विमान के ऊपर, ठीक। तो ये दोस्तों चारों हिस्से इसके बृहदेश्वर मंदिर के चारों हिस्से हैं। 12th पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में पाषाण काटकर तैयार किया गया था, निर्माण आरंभ कराया था। तो क्या है, दंतिवर्मन प्रथम हो गया, नंदीवर्मन तृतीय हो गया, कृष्ण प्रथम हो गया, और श्रीमार श्री वल्लभ। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए।
वाराणसी, अभिनव कह रहे हैं वाराणसी। वाराणसी बिल्कुल सिक्स है, और बिल्कुल सही है, कृष्ण प्रथम। और ये कहाँ पे है? अलोरा में, ठीक। और ये समझ लो आज भी ये जो अ, मंदिर बनाया गया है, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, ये आज भी एक, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है इसका, वो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक, कह सकते हैं कि एक आश्चर्य का विषय विषय बना हुआ है कि किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन जो कहा जाता है कि इसको एक विशाल चट्टान को काट कर ऊपर से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? ऊपर से, यानी कि इस मंदिर को ऊपर से बनाना स्टार्ट किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्र थी? बताइए। नरसिंह वर्मन प्रथम हो गया, नंदी वर्मन सेकंड हो गया, सिंह विष्णु हो गया, और महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया। पल्लव शासक। उपाधि चित्र विचित्र चित्र थी। विचित्र चित्र के अलावा इसकी एक और उपाधि हुआ करती थी जिसको गुणभर भी बोला जाता है। 13 का डी, 13 का डी, महेंद्र वर्मन प्रथम, बिल्कुल ठीक है, ठीक। इसके अलावा जो सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु क्या पल्लव शासक थे? सिंह विष्णु भी एक पल्लव शासक थे, और इन्हीं के शासन काल में भरावी नामक महान साहित्यकार हुआ करते थे। उन्होंने कीर्तनार्जुनीय नामक ग्रंथ की स्थापना, ग्रंथ को लिखा है। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों को किस भाग को कहते हैं? जगमोहन, वो पिछले से पिछला लेक्चर था, मैंने बताया था जगमोहन किसको बोला जाता है। गृहगृह, मंडप, घर और तोरण द्वार। तो दोस्तों जो जगमोहन थे किसको बोला जाता था? मंडप को। 14 का। देखिए दोस्तों, क्या है कि जो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, दैट मीन्स आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको अगर कोर्स का लेवल अच्छा लग रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार होगा। और अधिक से अधिक लोग अगर आप इसको स्प्रेड करेंगे तो ये मतलब अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। और डेफिनेटली ये क्लासेस मेरे ख्याल से बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली हैं, और आपको इसका लाभ भी मिलेगा जो आने वाले एग्जाम्स हैं। 15 पे आते हैं। चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? 14 का डी, ठीक है। चोल साम्राज्य में एकल इकाई को तनियूर बोला जाता था। तब पे आ जाते हैं। चोल प्रशासन में पार्टी कावल से क्या तात्पर्य? ग्राम देवी, धार्मिक समारोह, ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, और तालाबों के रख रखाव के लिए निमित्त दिए जाने वाला कर। दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? चोल प्रशासन है। पार्टी कावल क्या है? ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला एक प्रकार का कर था जो राज्यों को चुकाना पड़ता था, ग्रामों को। 17 पे आ जाते हैं। 16 का सी, हाँ 16 का सी अपने बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित हुआ था? कौन सा चोल शासक था? परांतक प्रथम था, परांतक द्वितीय था, राजराज प्रथम था, और राजेंद्र प्रथम था। इसमें से कौन सा चोल शासक था जो अ, और ये जो युद्ध हुआ था इसके तक्कोलम का युद्ध बोला जाता है। कौन सा युद्ध बोला जाता है? राष्ट्रकूट चोल शासक और क्या बोला जाता है? तक्कोलम का युद्ध, क्या तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय द्वारा परांतक प्रथम को पराजित कर दिया जाता है। परांतक प्रथम को इसमें पराजित किया जाता है। हाँ, बोर्ड का कलर मैंने वाइट ही रखा है, क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे थे सर बोर्ड का कलर वाइट ही रखिए, ज़्यादा बेटर। विजुअल्स अच्छे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होना पढ़ाते समय, जैसे कि जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, ये हमारे बोर्ड काफ़ी क्लोज होता है, क्योंकि आंखों पे दरअसल बहुत इफेक्ट डालता है, और इस वजह से वाइट बोर्ड नहीं रखना चाहते हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आंखों के लिए। टोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? नौसेना विभाग, न्याय विभाग, विदेशी संबंध विभाग और उद्यान विभाग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कौन प्रशासन था? ब्राइटनेस ज़्यादा है, ब्राइटनेस कम की जा सकती है। फिलहाल इसमें अभी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा टेक्नीशियन अभी है नहीं, गड़बड़ हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। टोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस संबंधित है? ठीक।
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो चोल प्रशासन के सबसे 18 का सी कह रहे हैं, देसी हाँ 18 के सी महत्वपूर्ण था। किसके लिए? स्थानीय जो स्वायत्तता थी, जिसको हम आज के तौर में हम लोग ये ग्राम स्वराज की बात करते हैं आज की तारीख में, उससे ही रिलेटेड उस समय ये इससे रिलेटेड है। और इसकी जानकारी हमें को कहाँ मिलती है? जो परातंत्र प्रथम का उत्तर मेरू अभिलेख है, चोल प्रशासन से जुड़ा हुआ, के बारे में उससे जुड़ी हुई जानकारी हमें उस अभिलेख से मिल जाती है। निम्नलिखित में नालंदा के किस विद्वान समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? कुमार जीव, परमार्थ, शुभंकर सिंह और धर्मदेव। शांत रचित, पदम संभव और कमलशील और स्थिरमती। सुबंधु, दिग्नाथ, धर्मपाल, चंद्रपाल और आर्चदेव, अंग, नागार्जुन, जिन मित्र। बताइए। दरअसल हम संस्थान में मैं पढ़ाता हूँ, वो मतलब जो बोर्ड है ना, वो बोर्ड बहुत जाना पहचाना सा है, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होती इस चीज़ को करने में। कि ये हमारे एक जहाँ मैं अभी अपने होम टाउन में आया हूँ, वहाँ एक हमारे मित्र का है, तो नया बोर्ड है और इसमें जो सिस्टम्स कुछ नए नए से लग रहे हैं, तो मैं वहाँ यूज़ नहीं किया हूँ। ये मुझे थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है कि ताकि कोई क्लास व्लास ना ख़राब हो जाए। कुछ देर की समस्या है, जब वहाँ पहुँचूँगा तो ये सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। 19 का ए शांत रचि पदम संभव। दोस्त, 19 का ए नहीं है, 19 का ए। इसके अलावा जो पदम संभव है, ये जो वज्र ये जहाँ ये लोग जो संबंधित है, एक तरीके से वज्रायन शाखा से संबंधित है। वज्रायन शाखा का सबसे अधिक विस्तार हमको कहाँ देखने को मिलता है? तिब्बत में। हाँ, कहाँ देखने को मिलता है? तिब्बत में देखने को मिलता है। और तिब्बत की जो मुख्य देवी के रूप में जिसकी पूजा होती है, वो तारा की होती है, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। और पद्म संभव को आज भी तिब्बत में एक बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछ लेता कोई नहीं याद रहता है, तो पद्म संभव याद रखिएगा, अगर इसमें से कोई और पद्म संभव नहीं है। इसके बाद कमलशील का भी नाम अच्छा है, शांति रक्षित के भी नाम है। शांति रक्षित को उस समय के जो तिब्बत के शासक थे, उस समय उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इनको बुलाया था। फिर उसके लेकिन उसके बाद जो पद्म संभव आए थे, इसका जो वहाँ पे वज्रायन शाखा का जो विस्तार करने का जो क्रम था, वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ था। इन्होंने पूरे समझ लो तिब्बत को वज्रायन शाखा के रूप में परिवर्तित किया। गढ़ है, समझ लो वज्रायन शाखा का वहाँ पे गढ़ आपको देखने को मिलता है। सूचियाँ दी गई हैं दोस्तों, यहाँ पे सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, दोनों का मिलाप करना है। यहाँ पे पद दिए गए हैं: आयंगर, कर्णम, मड़ियम और तलाई यारी हो गया, और ग्रामीण सेवक हो गया, पुलिस का सिपाही हो गया, लेखपाल हो गया, प्रधान हो गया। इसको हमको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित के लिए करते हैं। आयंगर व्यवस्था है। आयंगर व्यवस्था हम लोग कहाँ देखने को मिलते हैं? आयंगर व्यवस्था हम लोग विजयनगर साम्राज्य में देखते हैं, 14 से 15 सेंचुरी में। जब विजयनगर साम्राज्य था, ये क्या हुआ करता था? 12 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसको हम लोग जो ग्रामीण व्यवस्था को देखता था। ठीक, अगर देखा जाए उस समय इस व्यवस्था को देखा जाए, तो ये ग्रामीण स्वायत्तता पर एक तरीके से कुठाराघात था। फिलहाल उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं आयंगर मिलाप पे। ठीक है, क्या था? ग्राम प्रधान एक तरीके से समझ लीजिए। कर्णम क्या हुआ करता था? लेखपाल हुआ करता था। ठीक। मड़ियम कौन था? मड़ियम क्या था? ग्रामीण सेवक था। और तलाई यारी कौन था? पुलिस विभाग का एक सिपाही हुआ करता था, जिसको हम लोग तलाई तलाई यारी बोलते हैं। तो मिला लेते हैं, 1 का 4 हो गया, A का 4 हो गया, B का 3 हो गया, और C का 1, और D का 1, D का 2। का 4, B का 3, का 1 होना चाहिए, का 1 होना चाहिए था, D का 2 होना चाहिए था। दोस्त, इन्होंने ऑप्शन गलत दे दिए, तो इसका अगर इस हिसाब से किया जाए, D का 1, D का 2, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। क्या कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहीं पे करेक्शन कर दिया है। जो टाइपिस्ट है उनसे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। चलिए आ जाते हैं 21 पे। निम्नलिखित में से किस एक मंदिर में रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? रामानुजाचार्य, जिन्होंने क्या किया था? जो विशिष्ट द्वैतवाद था उसका प्रारंभ किया था, और उन्होंने जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था उसका
प्रतिरोध के रूप में इस मत की स्थापना की थी। इस जो कह सकते हैं दर्शन को वो लेके आए थे, जिसमें जीव आत्मा और परमात्मा को, मतलब जीव को या परमात्मा को दो अलग अलग तत्व माना गया है। चलिए आज इस पर निम्नलिखित किसी एक जैन मंदिर में नाम सॉरी एक मंदिर में रामानुज शिक्षण कार्य किया करते थे। तो दोस्तों ये लोग आप लोग जानते होंगे, क्या शिक्षण कार्य कहाँ हुआ था? श्रीरंगम। और श्रीरंगम में इनके जो क्या नाम है, हाँ, इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य था। इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य था और इनके जो जन्म हुआ था पेरम्बूर में हुआ था। आप लोग इस ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनके गुरु का नाम पूछ लेते हैं, यमुनाचार्य। आ जाते हैं 22वें पे। सूचियाँ दी गई हैं जो उपाधियाँ हैं शासकों की, और उन दोनों शासकों की उपाधियों को हम लोग को सुमेलित करना है। मुदेर कंड हो गया, तंजावुर कौंड हो गया, गंगई कौंड हो गया, तोडूर आदिप पोडी हो गया, सामने विप्रन राजन हो गया, परांतक प्रथम हो गया, कृष्ण हो गया, राजेंद्र प्रथम। तो इसमें बहुत अधिक आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 21 का डी। हाँ, 21 का डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 22 पे आते हैं। तो अभिनव क्या है ना, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास का कंटेंट पसंद आ रहा है, इनफैक्ट अगर आपको का लेवल अच्छा लग रहा है, तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्त, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए मिला लेते हैं। तो सबसे पहले गंगे कोंड, जिसके बारे में बहुत सीओटी होती है, आप कभी भी इसमें से मिला तो जिसमें बहुत सीओटी होती है उसको शुरू कीजिए वहाँ से। तो गंगे कोंड आपको पता है, राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी जब इन्होंने उत्तर भारत में आक्रमण किया था और महिपाल नाम के एक शासक को पराजित किया था। उसके बाद इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। टू का सी, एक का दो, सी का चार, का चार, ए का दो, बी का तीन, टू का सी है, बिल्कुल सही जवाब है। 23 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन तृतीय द्वारा बनवाया गया था? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि महाबलीपुरम का समूह का मंदिर है, कैलाश मंदिर है, और शिव मंदिर वाड़ी का, कलेश्वर मंदिर है, कांची का। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, इससे जुड़ा हुआ जो नरसिंह वर्मन प्रथम की जो शैली थी मंदिर निर्माण की, मामल्ल श्रेणी बोला जाता है उसको। दो तरीके से उन्होंने बनाए थे, एक तो एकाश्म से बना, एकाश्म जिसको एक तरीके से कहते हैं मंडप बोलते हैं, और फिर एक था रथ मंदिर थे। रथ मंदिरों की संख्या अगर टोटल संख्या देखी जाए 8 थी, और उसको, लेकिन उनमें 7 को ही ज़्यादातर गिना जाता है। उन सातों के नाम पे ही उसको सप्त पैगोडा भी बोला जाता है। कहीं कहीं उन्हें पांडवों के नाम से भी जाना जाता है, पंच पांडव मंदिर भी बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 23 का डी, महाबलीपुरम, ध्यान रखिएगा। 24 पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से नीचे दिए गए एक कथन एक को दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। आ जाते हैं। मृत राजाओं के सम्मान में मंदिरों का निर्माण चोल काल का एक विशेष लक्षण मिलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता के सम्मान में गंगे कोंड चोलपुरम के प्रसिद्ध अ, शिव मंदिर वैदिक का निर्माण किया था। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मृत राजाओं के सम्मान में मंदिरों का निर्माण समय चोला शासक क्या करते थे। लेकिन ये दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, जो उन्होंने गंगे चोलपुरम की स्थापना की थी वो किसके उपलक्ष्य में की थी? इन्होंने जो उत्तर, मैंने भी बताया कि उत्तर भारत के एक महिपाल शासक थे, उनको पराजित किया था, और वहाँ से जो गंगा का जल था वो लेके आए थे, और वहीं पे उन्होंने गंगे चोल, उसके उसी के उपलक्ष्य में गंगे चोलपुरम की उन्होंने स्थापना की थी। 4 का सी, 20 फिफ्थ आ जाते हैं। किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजय तुंग वर्मन को नागपट्टनम बौर विहार के, ये अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था मैंने, इसका कौन होगा? राजराज प्रथम। 26 राजेंद्र प्रथम के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए।
उसने गंगा घाटी में एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, अभी मैंने बिल्कुल बताया है, बिल्कुल सही है। लंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने लंका को पूर्ण विजित किया था, इससे पहले राजराज प्रथम ने लंका को विजित किया था, लेकिन लंका के एक हिस्सों को ही ये विजित कर पाए थे, ठीक? लेकिन पूर्ण रूप से इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने ही को विजित किया था। 72 व्यापारियों का बड़ा दल अपने दूत के रूप में चीन चीन भेजा था, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि 26 का बी, एक और दो, 26 का बी इससे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 72 व्यापारियों का बड़ा दल क्या है, कुल फर्स्ट के शासनकाल में चीन भेजा गया था, और बाकी ऊपर के दोनों सही हैं। हालांकि राजेंद्र प्रथम ने भी चीन में भी व्यापारिक मंडल भेजे थे 2 बार। यहाँ पे 72 लोगों का व्यापारिक मंडल की बात हो रही है, ये वो गलत हो गया। पुलकेशिन तृतीय ने हर्ष की सेना का सामना किस नदी के तट पे किया था, उस नदी का नाम बताइए। रावी हो गया, ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, कृष्णा हो गया। हाँ, 72 व्यापारियों के दल कुलोत्तुंग फर्स्ट ने भेजा था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो देखिए बहुत, इसके अलावा जो रामानुजाचार्य का आप लोग देखे होंगे, रामानुजाचार्य का जो वैमनस्य भी ये कुलोत्तुंग के साथ देखते हैं, कुलोत्तुंग फर्स्ट, कुलोत्तुंग सेकंड, कुलोत्तुंग थर्ड। और कभी कभी बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है किसको माना जाए, कहीं कहीं कुलोत्तुंग सेकंड दे दिया गया, कहीं कहीं कुलोत्तुंग थर्ड दे गया है, लेकिन उसका जो सही उत्तर है वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है किताबों में, कुलोत्तुंग सेकंड के साथ रामानुजाचार्य का वैमनस्य था, और इसी वजह से उनको श्रीरंगपट्टनम को छोड़ना पड़ा था। यहाँ तक कि वो इतने कट्टर थे, जो कुलोत्तुंग सेकंड थे, इतने कट्टर थे, सैवमतलम्बी, उन्होंने चिदम्बरम में गोविंदपुर कस्सी, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आ जाते हैं लेखक, उनकी कृतियाँ, उनको हमको सुमेलित करना है। सामने लेखक दिया गया है और सामने उसकी कृतियाँ दी गई हैं, बताइए। कुलशेखर अलवर, ठीक है, अलवर संत है, चेरामन पेरुमल नायनार, और चक्किलार कुट्टन कुट्टन, बताइए। और सामने पेरुमल, तिरुमूली, अदियूल, पेरिय पुरारम और कलिंग कलितुंग परणी, बताइए। क्या नाम है यार इन लोगों का, नाक नाम है। हाँ, कुलतुंग सेकंड ही था, मैं बता रहा हूँ। कहीं कहीं जैसे बहुत से पेपर्स में कहीं कहीं कुलतुंग थर्ड माना गया, लेकिन वो थर्ड नहीं है, कुलतुंग सेकंड ही है वो। चलिए ओटन कुट्टन की बात करते हैं। कुट्टन क्या, इन्होंने कलिंग कलिंग सुपराणी लिखा था, कलिंग सुपरणी लिखा था। और ये किसके शासन, का शासन, इन्होंने विक्रम चोल का शासनकाल देखा था, कुलतुंग का शासनकाल देखा था। इसके अलावा एक और शासक थे, उनके शासनकाल में भी ये रहे थे, लेकिन कलिंग तुम पढ़िए कुलतुंग द्वितीय से संबंधित है। कुलतुंग जो राजकाल से संबंधित है, उनके जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, युद्ध थे, उन चीज़ों से संबंधित उन्होंने ये लिखा था। इसके अलावा कुलशेखर का पेरुमल तिरुमोली है। और चेक्लियार का जो देखते हैं पर, पुराणम है चेक्लियार का, यानी कि 1 2 3 4, सर इसका ए बिल्कुल सही जवाब है, 20। 29 पे आ जाते हैं। चोलों के राजा, चोलों के द्वारा गाल भेजा, ठीक है। चोलों के द्वारा निर्मित मंदिरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वीं शताब्दी का प्राचीनतम जो चोल मंदिर है, दक्षिण आर्किटेक्ट द्वार समुद्र में स्थित है। 10वीं शताब्दी का प्राचीनतम चोल मंदिर, ठीक है। और तंजोर और गंगैकोंड चोलपुरम में स्थित विशाल चोल मंदिर ऊंचे शिखरों के लिए प्रख्यात हैं। परवर्ती चोल मंदिरों में विशाल गोपुरम या प्रवेश द्वार है। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, तीनों ठीक है। गोपुरम क्या होते थे, प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जो अगर हम लोग देखते हैं, बहुत सी आप लोगों ने साउथ इंडियन मूवी देखी होंगी, 28 का ए, साउथ इंडियन मूवी देखी होंगी, तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो द्वार बनते थे बहुत विशाल बनते थे, और उनके ऊपर मतलब कई कई स्टोरीज बनती थी। इनफैक्ट कई लोग बोलते कई मंजिला हुआ करती थी, और उनका आकार एक तरीके से पिरामिड का आकार में होता था, मतलब इस तरीके से जाते हुए ऊपर तक पतला होता चला जाता। 29 का डी, ये आते हैं। अच्छा है अभिनव, बड़ा अच्छी तैयारी है आपकी, तैयारी करते रहिए, ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में सिलेक्शन पा ही लेंगे आप।
पढ़ते रहिए बस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर, उसको देखना है। और फिर आप रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है देन यू टू अदर पर्सन, डेफिनेटली विल बेनिफिटेड फ्रॉम दिस क्लासेस। मेरे हिसाब से मैं मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि यार ठीक है, क्या कुछ से बच्चे आए थे सर लेवल थोड़ा सा और बढ़ाइए। और हालांकि जो पुराने पेपर को स्टडी किया है मैंने, और पीसीएस के पेपर से इतिहास से जुड़े हुए आए, और एलटी में, टीजीटी में, पी में, सब में यही लेवल है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये थोड़े से ऊपर के लेवल है, इसमें ऊपर के लेवल क्या, इनको नेट वगैरह में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो पीजी वगैरह का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सामान्य क्वेश्चन आते हैं। बस ये है कि आपको वहाँ पे स्टडी का लेवल बहुत हाई रखना है, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एकदम सामान्य है, अच्छा है, आपकी स्टडी के हिसाब से सामान्य अच्छा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए वो बहुत हाई लगेगा। आप कितना ज़्यादा पढ़ लेंगे, कितना ज़्यादा कवर कर लेंगे, और कितना ज़्यादा आपको याद रह जाएगा, बस ये मायने रखता है। चलिए, मिताक्षरा मत के अनुसार पिता अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का अपने पुत्रों के बीच बंटवारा कर सकता था। ये जो विज्ञानेश्वर है इन्होंने लिखा है। मिताक्षरा जो विधि है, विधि से संबंधित एक ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा है। विज्ञानेश्वर यज्ञवाल्य की स्मृति पे लिखा है। किसने लिखा है? संत विज्ञानेश्वर। और इनका जो पहला जो कथन है बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सत्य है। सेकंड पे आ जाते हैं। आर मिताक्षरा के पैतृक मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में जन्मजा पुत्रों के अधिकार को स्वीकार किया। ये दोनों सही है, आर दोनों सही की। इसका ए, इसका ए, ठीक। ए और आर दोनों सही है, आर की सही स्पष्टीकरण करता है। उस समय दो तरीके की विधियां चलती थी। एक तो जो जीमूत वाहन द्वारा लिखा हुआ था दैवाक था, जीमूत वाहन द्वारा लिखा दैवाक था, वो एक विधि थी। वो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और असम में प्रचलित थी। अलावा जो बाकी बचे हुए हिस्से थे उसमें मिताक्षरा का, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा ही ज़्यादातर प्रचलित था। तो और इसके विपरीत उनका ये अर्थ था, जो दैवाक के जयमुत वाहन ने जो दैवाक लिखा था उनका ये अर्थ था कि पिता के जीवन काल में उसको संपत्ति का अधिकार बच्चों को नहीं मिला, उनके जन्मने के बाद ही ये संपत्ति का अधिकार उनके बच्चों को ट्रांसफर होगा। 31 पे आ जाते हैं। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय से दूसरे व्यापार में जाने में, परिवर्तन करने में, या एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की थी? मैगस्थनीज ने, फाहियान ने, ह्वेनसांग ने, अल बरूनी ने। ठीक है, मैगस्थनीज आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न डायनेस्टी में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मैगस्थनीज थे, यूनानी शासक थे सेल्यूकस के। तो टेबल ठीक है, सेल्यूकस के जो सेल्यूकस ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ह्वेनसांग आप लोगों को पता है हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंधित है। फायान आपको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के संबंधित है। इन सभी लोगों ने कि उस समय की जो भारतीय व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पे काफ़ी चर्चा की है। लेकिन जब आ जाते हैं हम 10th सेंचुरी के आसपास, तो उस समय जब महमूद गजनवी के समय में अल बरूनी भारत आया था, तो इन्होंने जितना डीप अध्ययन उस समय की भारतीय व्यवस्थाओं का किया है भारतीय ग्रंथों के थ्रू, तो बहुत अच्छा उन्होंने स्टडी किया है। और जो बहुत जो बुक्स है उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं को जानने के लिए बहुत ऑथेंटिक जानकारी उस समय उपलब्ध होती है। तो इन्होंने ही अपने जो बुक थी अल बरूनी ने, किताबुल हिंद या किताब हिंद तरह की किताब थी, लिखी थी, उसमें इसका वर्णन किया है। 31 का ही। 32 पे आ जाते हैं। दक्षिण भारतीय समाज को वेलंगे दक्षिण हस्त और इलंगे इडंगे वाम हस्त भेद सर्वप्रथम किस काल में दृष्टिगोचर होता था? ये एक तरीके के जो अ, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी दक्षिण भारत की, और किस शासन काल से संबंधित है? उसके संगम काल में, पल्लव काल में, चोल काल में, और नायक काल में। बताइए। 31 का डी। हाँ, 30। तो दोस्तों ये जो जवाब है इसका चोल काल में, चोला डायनेस्टी में हमको देखने को मिलता है। इस तरीके चोला डायनेस्टी में बहुत सारी ऐसी, जैसे जब
जो मंदिरों का निर्माण था जो द्रविड़ शैली में होता, और वो आज भी आश्चर्य बने हुए हैं लोगों के लिए। तो भारतीय वास्तुकला थी, आप समझ सकते हैं भारतीय वास्तुकला किस प्रकार से संपन्न रही होगी, जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का रहा होगा, जो आज भी उसी रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। और हमको जो हम लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए। हमारे यहाँ जो कलाएं थी, मंदिर थी, जो आर्ट थी और जो मूर्ति कला थी, वो बहुत श्रेष्ठ स्तर की थी, और उस पर डेफिनेटली हम सभी लोगों को गर्व करना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता है किसने। लेकिन अगर वो आर्किटेक्चर के रूप में महान है, एलोरा कृष्ण मंदिर हो गया, तो कैलाश मंदिर हो गया, इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर हो गया, राजराज प्रथम के बाद मैंने राजेंद्र प्रथम ने भी बनाया था, और बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया था। और उसके बाद होयसालों के समय में बने हुए थे, जो चालुक्यों के समय में बहुत से बने हुए थे मंदिर। ये आर्किटेक्चर के मामले में मेरे ख्याल से कोणार्क का सूर्य मंदिर को लिंगराज मंदिर को देखते हैं, बहुत से मंदिर है उसके बारे में। इनफैक्ट क्या है ना, जब इन क्षेत्रों से इनके से जुड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फंस जाते हैं चीज़ों को, टर्मिनोलॉजी को लेके। तो अगर होगा तो हम लोग जब एशियंट हिस्ट्री खत्म होगी तो एक या दो लेक्चर उससे रिलेटेड ले लेंगे, जिसमें हम लोग सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए सिक्के, विभिन्न वंशों से जुड़े हुए सिक्के, उन पे क्या क्या पाई गई हैं, और उस समय की वास्तुकला। एक अलग से लेक्चर ले लेंगे जो स्टार्ट से लेके लगभग पूरे एंशियंट हिस्ट्री का उसमें इंक्लूड होगा। चलिए 32 पे आ जाते हैं। चलिए ठीक है, 33 पे आ जाते हैं। कुप्पम की लड़ाई निम्नांकित के बीच हुई थी, पश्चिमी चालुक्यों और पल्लवों के बीच में, पश्चिमी चालुक्यों और चोल के बीच में, तुलास और होयसालों के बीच में, पांड्य और सिलोन के शासकों के। कुप्पम की लड़ाई बताइए। कुप्पम की लड़ाई दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कुप्पम की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पश्चिमी चालुक्य शासक थे, पश्चिमी जो चालुक्य शासक थे, आ, उनके बीच, और चोला जो शासक थे, चोला डायनेस्टी थी, उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। ये बहुत क्या है, जो चोला डायनेस्टी थी और जो पश्चिमी चालुक्य थे, उसमें जैसे सोमेश्वर प्रथम हो गया, सोमेश्वर थर्ड सिंह वगैरह था, इन लोगों का जो वैमनस्य था तो हमेशा से चोला डायनेस्टी के साथ रहा ही रहा है। 33 का बी बिल्कुल सही है। आ जाते हैं 34। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण हैं। पूर्व मध्यकालीन दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण हैं। ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए क्रमशः अग्रहार दान एवं देवदान से ग्रामीण वासियों के अधिकारों को हानि पहुंची थी। दोस्तों ये दोनों बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे की सही से व्याख्या भी करते हैं। कारण इसके पीछे बता दूं, क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी के शासनकाल में बहुत तेजी से जो ये बढ़ी थी, जो दान देने की जो प्रवृत्ति थी बहुत सी बड़ी थी, और उसमें से प्रशासकों को भी दान दिए जाते थे, जो अधिकारी थे उनको भी दान दिए जाते थे। इसके अलावा जो ब्राह्मणों को बहुत भारी मात्रा में दान दिए जाते थे, अग्रहार दान या फिर देवदान भूमि भूमि बोला जाता था, और उसको कई कई जगह अग्रहारण ग्रामीण भी बोला जाता था, जो ग्रामीण में तब दान देवी भूमि में बना हुआ ग्राम। क्या हुआ था, बहुत अधिक संख्या में इन लोगों को, जब मंदिरों को ब्राह्मणों को दान दिया जाने लगा था जमीन का, तो जो जमीन के जो संरक्षक थे, जमीन पे कार्य करके अपनी रोजी रोटी चलाते या व्यवसाय चलाते थे, या उसका उपशेष उगाते थे, अधिशेष उगाते थे, जिसको बेच के उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती थी, वो लोग अब क्या होने लगे थे, वो अब मजदूर वर्ग में आ गया। क्या हो गया, जो संपत्ति के मालिक थे वो अब क्या हो गया, ऐसी स्थिति में मजदूर वर्ग में आने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी अधिकतर संपत्ति को राजा संपत्ति का अधिकारी होता था, राजा राजा ग्रामीण संपत्ति को या ग्रामीण के जो लैंड हुआ करती थी वो लोगों तक देने लगा, लोगों को देने लगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उस काल में ब्राह्मण अनुत्पादक वर्ग हुआ करता था, यानी कि वो खेती बाड़ी व्यापार व्यापार नहीं करता था। कुछ एक एग्जाम्पल अवश्य मिलते हैं, लेकिन वो अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। कारण इस कारण इतनी बड़ी लैंड उनके पास होने के बाद तो वो लोग एक तरीके से इन लोगों को, जो इनके पास लैंड नहीं थी, को कन्वर्ट कर देते हैं कृषक मजदूरों में, तो इसलिए वहाँ पे प्रतिरोध देखने को मिलता है। 33 का बी आ जाते हैं।
35 बिल्हण द्वारा किस राजा का यशोगान किया गया है? परांतक फर्स्ट हो गया, मिहिरभोज हो गया, और विक्रमादित्य फर्स्ट हो गया, और कृष्ण तृतीय हो गया, बताइए। विक्रमादेव विक्रमादेव चरित्र नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है, किनने? बिल्हण ने। किसके बारे में लिखा है? विक्रमादित्य फर्स्ट के बारे में, चालुक्य शासक थे। 35। अभिनव, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इनफैक्ट जो मुझे अगर ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर किसी मोड से देख रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है प्लीज़ कमेंट करिए, और ये कमेंट करिए, और आगे लोगों को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और उसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आ जाते हैं इस पे। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, सामान्य क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते होते सामान्य, लेकिन आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। दोस्तों, चोला डायनेस्टी के आसपास नटराज की मूर्ति बनी थी, डायनेस्टी में, जो बहुत फेमस है आज की तारीख में भी, ही प्रसिद्ध जैसे उस काल में। 35 का 36, 7 पे आ जाते हैं। चोल काल में राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे? राशि के रूप में, धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किस नाम से जानते थे? कलम, कलंजू, कंडम और कुर्रम। ठीक है। कुर्रम तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक भाग हुआ करता था। कलंजू क्या होता था? कलंजू एक प्रकार का सोने का सिक्का था, उसको कलंजू बोलते थे। कलम क्या था? कलम, कलम भूमि राजस्व के रूप में मापते थे, कलम के रूप में। ठीक है? राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को नापते थे कलम से। इकाई क्या होती थी? कलम। 38। इसने कहा कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। तो बहुत से फॉरेनर्स थे, इन्होंने यहाँ स्टडी किया, कर्नल टॉड हो गया, फर्गुसन हो गया, सन जॉन मार्स हो गया, पर्सी ब्राउन हो गया। इन्होंने यहाँ पे मंदिरों पे स्टडी किया, यहाँ के जो वास्तुकला पे स्टडी किया, यहाँ के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उस पर किया। तो इसमें से जो महान, जो जिन्होंने जो मंदिरों के आर्किटेक्चर पे जो काफ़ी काम किया है, उनमें कौन से थे? फर्गुसन। फर्गुसन ने ये बात कही है, जो चोला डायनेस्टी में जो मंदिर बने थे उसके बारे में ये बात उन्होंने कही है। 39 पे आते हैं। ठीक है, 38 का भी। 39। बताइए 39। सामने दो मेलन दीजिए, मेलन दिए गए, उनको मुख सुमेलित करना है। सामने सूची दी गई। तत्तन पट्टन हो गया, इदाई पट्टन हो गया, विरपीड हो गया, अरमिन कासू हो गया, शिकारी है, मछुआरे, सुनार है, गडरिया है। बताइए। 38 का बी। 39। कोई नहीं है, मैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए। चलिए मिलाते हैं। तो तत्तन पट्टन था, क्या था उसका? मछुआरे। टाई पट्टन कौन थे? नार। रिपीट कौन हुआ करते? गरड़िए। और अरमीन कासू क्या थे? शिकारी थे। हाँ, इसका आंसर सी होगा। बेसिक टर्मोलॉजी है ना, तो हिस्ट्री के जो अलग अलग डायनेस्टी की जो टर्मोलॉजी रही है, स्पेशली जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे, टर्मोलॉजी बहुत टफ है, और उसको समझना बड़ा, याद रखना उसको, दरअसल एक्चुअली समझना नहीं,
इफेक्ट वाली चीज़ है भी नहीं, उसको याद रखना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इतने कठिन वर्ड है, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर ही जाते हैं। चलिए, और यहीं पे क्वेश्चन थोड़े से कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं रहती हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों पे आप बहुत ध्यान रखना है। तरीके से अभी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं क्योंकि चीज़ें स्लिम हो जाती हैं। साउथ के जो साम्राज्य थे उनकी टर्मोलॉजी को आपको पकड़ के रखना है। वहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं और अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चोल प्रशासन के काल में अधोलिखित वरियम में कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पैरी वरियम हो गया, पान वरियम हो गया, समत्वात्तर वरियम हो गया, टुट्ट वरियम हो गया। ठीक है। जैसे बहुत से वरियम क्या होता था, वरियम एक प्रकार की जो कह सकते हैं जो समितियां हुआ करती थी उनको वरियम बोला जाता था। और ये समितियां क्या करती थी, ये समितियां क्या करती थी कि जो उस समय के जो ग्रामीण व्यवस्थाएं थी, और ग्रामीण व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो समितियां बनाई जाती थी, उन समितियों का अलग अलग काम था। वो अलग अलग क्षेत्रों को प्रशासनिक व्यवस्थाएं देती थी, जैसे कि उद्यानों का, तालाबों का, और वार्षिक समीक्षा, और इसके अलावा विदेशी मामले, इस तरीके से। जैसे उदासीन वरीयम हमने पिछले पढ़ा है कि विदेशी मामलों से संबंधित है, विदेशी जो राजदूत थे उनका रख रखाव देखभाल या विदेशी आते थे उसके बारे में। तो ये दोस्तों, जो ये उद्यान वरीयम, ये टुट्ट वरीयम इसको बोला जाता है। तो समत्वर वरीयम कहते हैं वार्षिक, क्या थी, वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक प्रकार की समिति हुआ करती थी जो वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करती थी। आ जाते हैं 41 पे। तो अभिनव जी, मुझे लगता है आप शायद पीजीटी वगैरह की तैयारी करते हैं क्या? कविता, प्रणाम सर, प्रणाम कविता, काफ़ी समय बाद दिवाली की तैयारियां चल रही हैं क्या? क्या कह रही है? सी, 41 का सी। चलिए मिला लेते हैं, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल शैली से ताल्लुक़ रखते हैं। महाबलीपुरम जिसको हमको बोला जाता है, वहाँ पे क्या सप्त पैगोडा, मैंने बताया कि रथ, जो रथ बनाए गए थे जिसमें पंच पांडवों का जिक्र किया है, ये किससे संबंधित है? नरसिंह वर्मन प्रथम से। और राज प्रथम सभी को पता है, इसमें बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। और राज सिंह, जिसको नरसिंह वर्मन द्वितीय भी बोला जाता है, उनको राज सिंह, हाँ राज सिंह पल्लव, ठीक है। इनको नरसिंह वर्मन द्वितीय, राज सिंह, इन्होंने शैली की थी। इन्होंने क्या बनाया था? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। अब रह जाता है लोक महादेवी पडिक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, ये चालुक्य। ओके, 40 का सी। चलिए चलिए, अच्छी बात है, घर पे काम कर रही हैं। वैसे भी इस समय दिवाली का मौसम है तो घर पे काम बहुत हो जाते हैं। हमको भी आज काम बहुत ही करना पड़ा दोपहर में, दोपहर तक लगना ही पड़ा साफ़ सफाई वगैरह। लेकिन थोड़ा सा 2-4 घंटे पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़िए ज़रूर, ठीक है। चाहे 4 घंटे पढ़ें लेकिन पढ़े, बाकी घंटे आप काम करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी ब्रेक होती है ना, फिर दोबारा आपको समझ लो एक तरीके से रीस्टार्ट करना पड़ता है। कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में कहीं ग्लिच आ जाता है तो आप फिर से उसको दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ता है। भूलते नहीं है, लेकिन क्या है ना, रिस्टार्ट फिर मजबूरी बन जाता है। 41 का सी, का 3, का 1, का 4, ठीक है। 41 का सी, अभिनव कह रहे हैं 41 का सी। बढ़िया, अभी कह रही है सी, बिल्कुल सही जवाब है। क्या आप लोग थोड़ा सा अगर रेगुलर क्लास में आएंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए सेशन, मैं जो समझता हूँ, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी है, सेशन बहुत खराब तो नहीं है। खराब तो नहीं है, खराब तो नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि मतलब ठीक ही ठाक है। आपके काम लायक है, बस इतना बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बिल्कुल बिल्कुल 100% काम लायक है। देखिए, मैं पिछले लेक्चर में बताया था यार, देखो क्या है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एरेना में जी रहे हैं, ठीक है। एक एक सीट के लिए कई कई हज़ार लोग जुड़ते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हर कैटेगरी में उस लेवल का कंपटीशन है। इनफैक्ट डे बाय डे वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, पढ़ाई को कंटिन्यूसली आप लोग बनाए रखिए। काम करिए लेकिन पढ़िए जरूर 3-4। अगर आप भी बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है तो 3-4 घंटे कुछ ना कुछ नहीं, आप पुराने पेपर सॉल्व कर डालिए, 3 सफिशेंट है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहिए। और चलिए आ जाते हैं, मिलाइए। कुल शासक कुलतुंग ने शैलेंद्र चूड़ामणि महाविहार को प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया, ठीक। कुलतुंग कडरमा को नष्ट करने का दावा करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से यूपीएससी में पूछा गया था काफ़ी समय पहले।
हाँ, काम तो काफ़ी रहेगा अभिनव। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप दूसरे को भी रिकमेंड कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। और अभिनव से ये कहूँगा, अगर बिल्कुल बेशक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 1.5 घंटा हमारे साथ जुड़ जाइए। वो आपका लेक्चर एक कम से कम कुछ नहीं 50 क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे होंगे। देखो, जैसे मैं चर्चा कर रहा था यार, देखो हम लोग क्या है कि हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, एकेडमिक बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि आपने फार्मूला बेस कुछ चीज़ें आ गई हैं या कुछ चीज़ों को रट्टा मार लिया, इतिहास में उस चीज़ों को रट्टा मार लिया, वो आए और लिख के चले आए और पास हो गए। सवाल यहाँ नौकरी का है। आपको वहाँ किसी को पछाड़ना नहीं है एकेडमिक में। यहाँ आपको एक सीट के 400 500 हज़ार, कहीं कहीं 10 10 हज़ार लोग जुट जाते हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी वैकेंसी आ जाती हैं। तो आपको समझ लो कई लोगों को पछाड़ के आगे जाना, नौकरी पानी है। तो पढ़ते रहिए, बस आपको इस बात है, अधिक से अधिक पढ़िए। और पढ़ाई से मतलब कॉन्टीन्यूसली उसको बनाए रखिए। अगर रोज आप अगर जो आज 7 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, 2 से 3 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा रोज। 54 का ए। ये मैंने बताया ना, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं बहुत इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ। कारण क्या है, दोनों सही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं संबंध नहीं दिखता है। लेकिन जब इसको मैंने देखा तो उसका आंसर ए आर आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये दिया गया है, मतलब आयोग ने ये माना है, तो हम भी इसको यही मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, इन दोनों का कहीं से कहीं तक कोई मतलब संबंध है भी, लेकिन कथन का कारण से कोई संबंध कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्या मतलब, देखो, चोल राजा कुलोत्तुंग ने सैरलिन चूड़ामणि बिहार को प्रद्युत ग्राम कर मुक्त कर दिया। कुलोत्तुंग कटरमा को नष्ट करने का दावा करता है, जी बिल्कुल सही है। लेकिन एक जगह वो दान दे रहा है, दूसरा एक जगह को उसको कटरमा को नष्ट करने का दावा कर रहा है, तो इन दोनों का जो लिंक है वो कहीं से बिल्कुल सही नहीं बैठता है। तो मतलब आयोग ने ए ही माना है, लेकिन इसका ए नहीं होना चाहिए। 44 का है, इसका ए नहीं होना चाहिए। ए और बी, मतलब ये आयोग ने माना है, ठीक है, आयोग का है ये। और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कहीं लिंक नहीं नज़र आ रहा है, तो उस हिसाब से बी होना चाहिए। लेकिन आप लोग ए ही सही करिएगा, ठीक है। आयोग आयोग के सुनिए भाई, मेरी मत सुनिए। मैं तो बता रहा हूँ कि आयोग आयोग जो मान रहा है आप उस पर ही चलिए। ऐसा सीधा सा फंडा है, जो आयोग मान रहा है आप उस पर चलिए, ठीक है। ये डबल क्लिक वाला है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। सॉरी सर, नेटवर्क इशू, बहुत कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक। अभिनव बिल्कुल सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन समस्या ये है ना, आयोग ने इसको सही, ए को सही माना है। व्याख्या तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं वही बता रहा हूँ, मतलब कहीं से कहीं तक व्याख्या नहीं कर रहा, फिर भी आयोग ने इसको ए माना है। पता नहीं के पीछे कारण क्या रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको ए ही मान के चल रहे हैं, अभी फिलहाल, ठीक। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आयोग इसको क्या मानेगा। जब एक बार ए मान चुका है तो हो सकता है उसको फिर से ए मान ले। नहीं तो इसका आंसर बी ही सही होना चाहिए, मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग बी ही सही होना चाहिए। लेकिन आयोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, आयोग अपने हिसाब से चलता है, आप लोगों को पता है उसको, इसको क्या सही मान लेता है, कुछ नहीं चाहिए। टोल प्रशासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। भू राज्य सभ्यों को सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन, उम्मीदवारों का मनोनयन, ठीक है। मैंने बताया कि जो, हाँ तो इसका बताया सभी भूस्वामियों की पात्रता, ठीक है। जैसे कि उसकी जो पात्रता थी, पात्रता में उसमें जो भूमि का एक क्राइटेरिया दिया गया है कि उस व्यक्ति के ये इतनी भूमि होनी चाहिए, शायद 1/8 वेली ऐसे कुछ समथिंग है। उसको मुझे, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, उसको मैं बता दूंगा, कंफर्म करके ही बता दूंगा, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल एग्जैक्टली उसका नंबर याद नहीं आ पा रहा कितना वैली भूमि मांगी गई है, ठीक है। और उनका खुद का घर वर भी होना चाहिए, वेदों का सही से ज्ञाता होना चाहिए था, मतलब एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद पद परिवर्तन भी होते रहते थे, मीन्स मतलब जो एक बार चुन जाता था उसे बार बार नहीं चुना जाता था, दूसरे को मौका दिया जाता था। और तीसरा, लॉटरी द्वारा उसका चयन भी होता था। जो फाउल होता था उसमें खजूर के पत्तों पे नाम लिख के डाल दिया जाता था, और किसी बच्ची से, अननोन बच्ची से, किसी से उसे
निकाला जाता था, यानी कि लॉटरी पद्धति वहाँ पे थी। तो क्या था, 1 2 3, चौथा नहीं है, ठीक है। उम्मीदवारों का मनोनयन नहीं होता था। 1 2 45 का सी। अभिनव कह रहे हैं 45 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, जवाब आप सभी दोनों लोग बहुत ही अच्छे दे रहे हैं, लेकिन मेरा काम क्या है ना, थोड़ा बहुत उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट कर दूं, ताकि वो हाईलाइटेड जो चीज़ें होती हैं उनसे भी जुड़े हुए क्वेश्चन आ चुके हैं, ताकि अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन इधर उधर दाएं बाएं करता है तो आपको उससे नुकसान ना हो, लाभ ना हो, मतलब लाभ हो, सॉरी। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था? नसना कुठारा का पार्वती मंदिर गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित है। मामल्लपुरम का द्रौपदी रथ इससे संबंधित है। नरसिंह वर्मन प्रथम के मामल्य श्रेणी से संबंधित है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये आपको पता है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय से संबंधित है, जिसको राज्य सिंह शैली भी बोला जाता है। बचा रह जाता है ये पट्टल का विरूपाक्ष मंदिर, चालुक्य शासक थी। विक्रमादित्य सेकंड की वाइफ थी, चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड की वाइफ थी ये। तो इन्होंने ये पटकल का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था, और बहुत ही फेमस मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? शैलकृत मंदिर यानी कि चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर है। चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, परमार हो गया, चंदेल हो गया। अ, तो दोस्तों सामने आपके ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने चट्टान को काटकर क्या बनाया था? कैलाश 6 का ए। नहीं, अभिनव 46, कविता 46 का ए नहीं है, 46 का डी सही है। 46 का डी सही है। पटकल का विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? रानी लोक महादेवी ने। ये किसकी वाइफ थी? ये चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड की वाइफ थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं किसकी पत्नी थी ये। और निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, परमार और चंदेल। तो ये दोस्तों ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम शासक हुए थे। इन्होंने कैलाश मंदिर का, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। आप लोग बहुत अच्छे ढंग। 47 का बी बिल्कुल सही है, 47 का बी। 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अ, आने वाला है या नहीं है, मैं इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा, ये बेमानी चर्चा है, मूर्खाना चर्चा है, और लेकिन इम्पोर्टेंट है ये तरीके के। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप पीजीटी के पीजी देंगे, अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप बहुत अच्छा आपको नॉलेज है और पेपर सामान्य पेपर बनाता है, एवरेज पेपर बनाता है, तो समझ लो अच्छे नॉलेज वाले बंदे 100 तक आराम से इजीली अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इजीली। लड़ाई 25 क्वेश्चन पे होगी, 25 क्वेश्चन में आप कितना बेहतर कर, जो 25 क्वेश्चन पे बाजी मार ले गया बस वही सिलेक्शन पा लेगा, ये मान लीजिए 100% तय है। और ये इस तरीके के क्वेश्चन उन्हीं 25 क्वेश्चनों में शामिल जरूर होंगे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अननोन से क्वेश्चन, बहुत कम आए हुए क्वेश्चन, बहुत कम आए हुए क्वेश्चन, कई कई सालों पहले आए हुए, 10 साल 15 साल पहले आए हुए क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कलेक्शन दिखाएं। चलो सामने आते हैं। वैन्य गुप्ता गुणे घर अभिलेख, बुद्ध गुप्त का एरण अभिलेख, कुमार गुप्त का दामोदर पुत्र ताम्रपत्र अभिलेख, समुद्र गुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। बताइए 48 का। कविता 48 का है क्या ये आंसर? 8 का बी, 8 का बी। चलिए कविता जी, 48 का बी नहीं है, 48 का ए है, वैन्य गुप्त का गुणे घर अभिलेख। ठीक। और वैन्य गुप्त का गुणे घर अभिलेख है, इनसे जुड़ा हुआ एक और तथ्य है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। 48 का ए या सी, कंफ्यूज? 48 का ए ही है, 48 का कंफ्यूज मत होइए, 48 का ए है। 48 का बी, 48 का ए, 48 का ए है, 48 का बी नहीं है। और ये एरन अभिलेख बुद्धगुप्त का नहीं है, एरन अभिलेख भानुगुप्त का। ठीक है, भानुगुप्त। जैसे जो बाद के शासक हुए थे, गुप्ता की डायनेस्टी के जो बाद के शासक हुए थे, वो ज़्यादातर बौद्ध परंपरा से ताल्लुक़ रखते थे, बौद्ध धार्मिक धर्म से उन्होंने ताल्लुक़ रखा था। और उसमें से बहुत से ऐसे शासक थे जो छोटे छोटे क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे, जो उन्हीं में से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते थे, उन्हीं में से वैन्य गुप्त था।
वैन्यगुप्त एक गुप्ता डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखने वाला, उसी वंश से ताल्लुक़ रखने वाला एक शासक था जो पश्चिम बंगाल में शासन, या फिर कह सकते हैं कि बंगाल में शासन करता, और वहीं से जुड़ा उसका एक अभिलेख मिला है। उसी अभिलेख में महासामंत शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो शायद क्षेमेंद्र का एक अभिधान कल्पता करके एक ग्रंथ लिखा हुआ है क्षेमेंद्र ने, उसमें सामंत, महासामंत, लघु सामंत, उप सामंत, इस तरीके से कई सामंतों की कई श्रेणियों की चर्चा की है। ये अवदान कल्पता क्षेमेंद्र की लिखी हुई है। थोड़ा सा हो सकता है मैं अगर कंफ्यूज नहीं हूँ तो अवदान कल्पता ही, लेकिन अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो कल मैं उसको बिल्कुल 100% आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन 100% यही है। जैसे कि मैंने बताया, इतने सारे फैक्ट्स याद रखना एक ही समय में बहुत टफ काम है, तो ये भी उसी में से एक है। तो वैन्यगुप्ता गुणेश्वर अभिलेख, और इन्होंने, वैन्यगुप्त ने ही जो व्यवार्तिक एक संघ था, वैन्यगुप्त ने एक व्यवार्तिक संघ था बंगाल में, जो बौद्ध परंपरा के महायान शाखा से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने इनको एक ग्राम भी दान में दिया था। ये दोनों वैन्यगुप्त से जुड़े हुए जो दोनों तथ्य हैं, वो मैंने आप दोनों तथ्य आपको बताए, इन दोनों तथ्य को ध्यान रखिएगा। आए या ना आए वो बात, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हटके हैं। अलग हटके जो क्वेश्चन होते हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत कम आए हुए क्वेश्चन। आ जाते हैं 49 पे। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। प्रताप रुद्र, अनंत वर्मन, नरसिंह वर्मन और नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड। तो ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। अनंत वर्मन, जिनको हम लोग चोटगंग भी बोलते हैं, अनंत वर्मन चोटगंग, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कभी जाएंगे देखने, ठीक? अब जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ चॉइसेस होती है। जैसे मुझे लगता है कि अगर आप लोग जॉब पा लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, या फिर किसी भी स्तर में रहते हैं, अ, भारत की तो एक तरीके से जो जो बहुत ही वास्तुकला जो रिच फॉर्म में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच है वास्तुकला। तो शायद मेरे ख्याल से भारत की जितनी वास्तुकला रिच है, इतनी ज़्यादा वास्तुकला रिच हमको किसी भी दूसरे संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि जैसे आप जब इस्लाम में जाएंगे, वहाँ मूर्ति पूजा है नहीं। जब मूर्ति पूजा नहीं है तो वहाँ मंदिर भी नहीं बने, लेकिन हमारे यहाँ मूर्ति पूजा है। और सबसे पहले मूर्ति पूजा ईश्वर के रूप में मान के इंसान को, कि बुद्ध की बनी थी, तो मंदिर भी बने बुद्ध के सबसे पहले। फिर उसके बाद हिंदुओं ने प्रथा शुरू की। फिर बाद में चोला डायनेस्टी तक आते आते इनका विस्तार इतना ज़बरदस्त हो गया कि आज वो आश्चर्य बने हुए हैं। दोस्तों उनको जरूर घूमिएगा। कविता कह रही है डी, नहीं कविता, इसको बिल्कुल डी बिल्कुल गलत है। इसका डी नहीं है, इसका क्या है, बी, अनंत वर्मन चोटगंग, ठीक। आगे आ जाते हैं 50 पे। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने कहाँ पर अपना विजय स्तंभ बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने कहाँ पर अपना विजय स्तंभ बनवाया था? बताइए। पुरी हो गया, हरिद्वार हो गया, रामेश्वरम होगा, अयोध्या हो गया। कभी कभी ऑप्शन आपके सामने ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको उसको मॉनिटर करना, ठीक है, और थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना इजी हो जाता है। और ये क्वेश्चन उन्हीं में का, और अलग हट के क्वेश्चन है थोड़ा। 50 का बताइए। अयोध्या है नहीं, ठीक है, अयोध्या नहीं है, हरिद्वार नहीं है। 50-50 बताइए। पूर्णा फ्रंट तो है नहीं। 50-50 कविता कह रही है सी, 50 का सी बिल्कुल तो सही जवाब है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप दोनों का जो आज आए हैं, कविता जी और अभिनव, अभिनव तो आते रहते हैं। और अभिनव से और कविता जी, आप दोनों से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर घर पे आ रहे हैं, दिवाली पे आ रहे हैं, दिवाली बहुत अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, घर की साफ़ सफाई करिए बहुत अच्छे से, लेकिन 2-4 घंटे पढ़िए ज़रूर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी क्लास में ही आके पढ़िएगा, आप किताबों से पढ़ सकती हैं। किताबें नहीं है तो पुराने पेपर सॉल्व जरूर करें, कम से कम 2 पेपर आप रोज़ जरूर सॉल्व करिए। बस। नहीं नहीं, ये नर्सिंग फर्स्ट नहीं है, नर्सिंग फर्स्ट नहीं है। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने कहाँ पर अपना विजय स्तंभ बनवाया था? ये है रामे फर्स्ट। नर्सिंग फर्स्ट क्या ना, नर्सिंग फर्स्ट है तमिलनाडु का मामल्ल से। कहाँ पर स्थित है? मामल्ल, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। और इनको जो शैली थी नर्सिंग फर्स्ट की, मामल्ल श्रेणी बोला जाता है। और इस श्रेणी इनकी जो 2 भागों में विभाजित थी, एक तो
क्या था? मंडप। ठीक है। और दूसरा क्या था? रथ। रथ कौन से थे? लगभग जैसे उसमें भीम रथ हो गया, अर्जुन रथ हो गया, ठीक, युधिष्ठिर रथ हो गया, युधिष्ठिर रथ हो गया, आगे आ जाते हैं, द्रौपदी रथ हो गया, द्रौपदी रथ हो गया, नकुल सहदेव रथ हो गया, नकुल और सहदेव रथ हो गया। ठीक है। इसके अलावा गणेश रथ हो गया और कुंडल केसी रथ हो गया। कुंडल केसी रथ। ठीक। ये 8 प्रकार के रथ थे। थैंक यू सर, नाइस सेशन। ये 8 रथ थे, इसमें से जो पंच पांडव रथ है, यानी कि भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर और द्रौपदी रथ। ठीक। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, जिसमें और इसमें से युधिष्ठिर रथ जो था, युधिष्ठिर युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा था। इससे बहुत क्वेश्चन, कविता जिससे बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। युधिष्ठिर रथ जो था सबसे बड़ा था। ठीक। और उसके बाद आ जाता है द्रौपदी रथ। द्रौपदी द्रौपदी रथ था, वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इसके अलावा जो हमारा भीम रथ है, भीम रथ, ये बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। और नकुल सहदेव रथ, नकुल एंड सहदेव रथ, इनकी क्या थे? ये दोनों क्या थे? ये दोनों एक बुद्ध शैली में, यानी कि चैत्य शैली में, बौद्ध शैली में बने हुए हैं। यानी कि चैत्य का मतलब चैत्य तरीके से, मंडप तरीके से बनाए गए हैं। तो ये नरसिंह प्रथम से रिलेटेड है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन सा रथ छोटा है, कौन सा रथ बड़ा है। और और जो ये रथ थे, ये पूरे जैसे भीम रथ हो गया, अर्जुन रथ, युधिष्ठिर रथ हो गया, द्रौपदी रथ हो गया, नकुल सहदेव रथ, इन रथों को क्या बोला जाता है? पंच पांडव, पंच पांडव रथ। ठीक। पंच पांडव रथ। तो जैसा कि ये सेशन आज हमारा यहीं ख़त्म होता है, तो आप दोनों का जो अभी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आए। और अगर आप लोग फ्री रहें, काम ना कर रहे हो, तो प्लीज़ इस कल फिर ज्वाइन करिएगा। कल फिर 50 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके अलावा जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर आप एल टी टी जी टी पी जी टी और जी आई सी लेक्चरर, इनफैक्ट अगर नेट या जे आर एफ वगैरह की भी तैयारी करते हैं, तो आप लोग हमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग स्पेशली नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो जल्दी हम लोग नेट का फर्स्ट पेपर सॉल्व कराएंगे। और इनफैक्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक इंट्रो दिया था कि मैं 2014 में नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हूँ। इनफैक्ट मुझे पीएचडी करने को नहीं मिला, और मेरा वो जेआरएफ का सर्टिफिकेट यूँ ही बर्बाद हो गया, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 2 वर्ष तक होती है। अगर जब आप इशू होता है, उसके 2 वर्ष तक आप कहीं ना कहीं आपको रिसर्च में जाना ही पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। खैर चलो, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर और इसके अलावा जो मैंने बताया था, मैंने पीजीटी का 2021 का इतिहास से, और 2 बार पीसीएस, और आर ओ को मैं बैंक सेक्टर, यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत से पेपर दे चुके, कई जगह फाइनल पाया। और मतलब 2 बार पीसीएस का, 1 बार मेंस लिखा है, शायद 2018-19 के आसपास आया था, है जो यूपी ट्रिपल एस सी ने पहली बार कराया। खैर, और दोस्तों, हार और असफलता ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और मैं ही इसका एग्जाम्पल नहीं हूँ, मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं। बस आस मत होइए, निराश मत होइए, और लगे रहिए अपनी स्टडी में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए अवश्य होगा। निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा, क्योंकि निराशा और हताशा आपको एक ऐसे समंदर में डुबो देती है जहाँ से निकलना मतलब तरीके से नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि अ, तब आप किसी से कुछ नहीं कह
जब आप किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं और आपको लगता है कि अगर मैं किसी से कुछ कहूँगा तो वो कुछ मेरी बात को समझेगा नहीं, बल्कि आपका मखौल उड़ाएगा, और ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि व्यक्ति अगर अपनी भावनाओं को सामने व्यक्त करता है, चीज़ों को व्यक्त करता है, तो बहुत से लोग उसकी भावनाओं को समझने की बजाय उसका मखौल उड़ाते हैं। तो उस स्थिति में वो उसका अवसाद और ज़्यादा डीप हो। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी नज़र में, आपके जान यार दोस्तों में, तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ आप किसी का भी मजाक मत उड़ाइएगा। हर कोई अपने स्तर पे तैयारी करता है, अपने स्तर करता है, चाहे आप हो गए चाहे मैं हो गया। विफलता के बहुत से कारण होते हैं। आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो सकती है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो लेकिन आपका मेंटल हेल्थ उस समय अच्छा ना हो जिस समय आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, फिर एग्ज़ाम हॉल में आपकी मनोस्थिति कैसी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये लगता है कि आपकी एग्ज़ाम हाउ तो एग्ज़ाम हॉल है में आपकी जो मेंटल लेवल किस प्रकार का है, उस समय आपकी मनोस्थिति कैसी है। अगर आप उस समय मेंटली बहुत फिट हैं, बहुत फिट हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यकीन मानिए अगर और साथ में आपकी स्टडी बहुत टॉप लेवल की रही, तो आपका पेपर 100% बहुत ही अच्छा होगा, सिलेक्शन लायक होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। यूट्यूब पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमें ज्वाइन करिए और जैसे दिवाली मनाइए, और पटाखों का थोड़ा थोड़ा सा कम। मैं सोचिए ज्ञान दे रहा हूँ कि मुझे तो 25 साल हो गए, मैंने कभी एक फुलझड़ी तक नहीं छू। ये नहीं है कि देखिए अभी क्या हो गया है कि आप कहेंगे कि ये चीज़ें देखिए, हर हर मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए, कार का साथ एक खाना बनाइए। पटाखे फोड़ने का मन है तो कम स्मोक वाले भी पटाखे आते हैं, ऐसा नहीं है। कम स्मोक वाले पटाखे आते हैं, कोशिश करिए जो कम स्मोक करें पटाखों का आप लोग इस्तेमाल करें, फिर बजाएं आप जितने। और ध्यान देने वाली बात नहीं है, सही वाली बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम और आप नहीं बड़े लोग, तो हम लोग क्या करेंगे। वैसे भी आप लोग स्थिति देख रहे हैं कि इस तरीके, मैं इनफैक्ट मैं अपना बता रहा हूँ, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट को और बत लूँगा। इनफैक्ट मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ ना, आज से 20 साल पहले उस रोड के दोनों तरफ बहुत हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, दोनों तरफ। और अगर आप टहलने निकल जाते थे ना गर्मी में, तो ठंड सी महसूस होती थी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अभी मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ। अब पिछले 20 साल में ये स्थिति आ गई है, रोड पे आगे 4 से 5 3 4 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में इक्का दुक्का ही पेड़ देखने को आपको मिल जाएगा। इक्का दुक्का सोचिए, रोड के दोनों तरफ पेड़ हुआ करते थे, आज की तारीख में वहाँ अब एक तरीके से नदारद टाइप। ये विकास है, ये अंधा विकास है, और इस तरीके का अंधा विकास नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को भी इसके प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। प्रकृति है तो हम है, हमारे हमसे प्रकृति नहीं है। देखिए, प्रकृति से हम पैदा हुए हैं। प्रकृति का दिया हुआ पानी हम पी रहे हैं, उसका दिया हुआ फल हम खा रहे हैं, उसके दिए हुए ज़मीन पे और हम लोग अन्न उपजा के वो खा रहे हैं, फिर रह रहे हैं। ठीक है, उस पर गंद भी फैला रहे हैं। तो हम लोग कम से कम गंद फैला, सफाई का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और तब और दिवाली की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कैसे है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पढ़ाई पे मेन फोकस, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, कल फिर 8 बजे का नेक्स्ट सेशन 8 बजे ही होगा। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट और शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली। और मस्ती से दिवाली मनाइए, और मैं कुछ बस नहीं, मस्त रहिए, पढ़ाई पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं कल।